बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। एक ख़बर तो यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो रिव्यू पिटिशन फ़ाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो आज डिसमिस हो गई है। वो मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच ने जिसने पहले फ़ैसला सुनाया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होने चाहिए। और जो रिपोर्टिंग है उसमें बात सामने आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे वो ये थे कि बताएं कि इस फैसले में गलत है क्या, क्योंकि आइन का जो तकाजा था, उसकी जो मंशा थी, उसकी जो रूह थी, उसके मुताबिक असल में तो 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए थे, और अगर नहीं हो सके थे 90 दिन में तो उससे करीब तरीन रहकर होने चाहिए थे। तो ये फ़ैसला तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया था। तो क्योंकि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो लीगल टीम थी उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की हद तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया, तो फिर ये रिव्यू पिटिशन मुस्तरद हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वो फ़ैसला जिसके ऊपर अमल दरामद 14 मई के फ़ौरन बाद या 14 मई को होना था, उस पर अगर अभी तक तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकी तो क्या अब हो सकती है? टेक्निकली तो इसमें कोई बार नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सियासी सूरत हाल बनी थी बादज़ां, जिसमें हमने देखा कि PDM के मुख्तलिफ़ पार्टीज़ और उनके रहनुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आके उन्होंने धरना भी दिया, उन्होंने जलसा भी किया, कंटेनर पर भी चढ़े, तकरीरें भी की, सिटिंग चीफ जस्टिस से रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा भी मांगा, उनकी तनख्वाह की वापसी और पर्क्स की वापसी भी मांगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि अब जो 15-16 दिन रह गए हैं मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के, उसमें कोई खातिर खा इस हवाले से कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि ये मामला अब इनहेरिट करेंगे आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, और फिर वो अपनी समझ के मुताबिक इस मामले को डिस्पोज ऑफ करेंगे अगर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ती है। बहरहाल एक तरफ तो ये फ़ैसला आज हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला 14 मई के हवाले से कि पंजाब में इंतखाबात होने चाहिए, वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। दूसरी तरफ जो इलेक्शन को लेकर क्राइसिस पहले सिर्फ 2 सूबों में था, वो अब पूरे मुल्क में जो है एक तरह से प्रिवेल कर रहा है, इन द सेंस के डिबेट अभी तक सेटल नहीं हो पा रही है कि मुल्क में इंतखाबात की तारीख किसने देनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक कहता है कि हमने देनी, सदर मोहतरम बज़िद हैं कि उन्होंने देनी है। तो एक तरफ तो ये डिस्कस करेंगे, और दूसरी तरफ जो मईशत की सूरत हाल है उसमें मैं देख रहा था कि डॉलर की कीमत में आज भी इजाफ़ा हुआ है। ये ख़बर भी आ रही है कि हो सकता है मुमकिन तौर पे चंद घंटों में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में भी इजाफ़ा हो जाए, और पहले ही पेट्रोल की कीमत जिस नहज को पहुँच चुकी है उससे अवाम परेशान है, और अगर मज़ीद इजाफ़ा होगा तो सर्टनली अवाम की परेशानी में भी मज़ीद इजाफ़ा होगा। और इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पेट्रोल पंप्स पर जो सप्लाई है वो या तो स्लो हो गई है या फिर कुछ जगहों पर रोक दी गई है, और लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और अवाम इस वक्त पेट्रोल के हवाले से परेशानी का सामना कर रहे हैं। और डॉलर की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ उसमें मैं ये देख रहा था कि श्रीलंका जो कि डिफ़ॉल्ट कर गया था, डिफ़ॉल्ट करने के बावजूद इस वक्त श्रीलंका में जो $1 है वो उनके 320 रुपए के बराबर है, और पाकिस्तान जो कि डिफ़ॉल्ट किया, यहाँ पे $1 इस वक्त अब ओपन मार्केट में हमारे 324 रुपए के बराबर। तो ये सूरत हाल है। स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो वो मंदी का शिकार है, बिजली के हवाले से अवाम परेशान है। निगरान वज़ीर आज़म थोड़ी देर पहले प्रेस टॉक कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमने बहुत ज़्यादा सर जोड़ के बातचीत की है, प्लानिंग की है। अब ख़बरें कुछ ये हैं ज़रा ऐसे कि हो सकता है कि किसी किस्म के कुछ रिलीफ का ऐलान किया जाए, लेकिन वो क्या होगा और क्या ऐसा रिलीफ कोई दे सकते हैं जो कि निगरान हुकूमत के इख्तियार से बाहर है, सर्टनली नहीं दे सकते। और दूसरा ये कि IMF के मुआहदे की वो खिलाफ वर्जी कर दे, क्योंकि IMF का कंसर्न भी अपनी जगह पर मौजूद तो है। तो बहुत सारी चीज़ें, मेरे साथ जो पैनल हैं उनका तारुफ कराता हूँ। सायरा बानो साहिबा से आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। शुरू करते हैं राना साहब आपसे, ये फरमाइएगा कि इलेक्शंस के हवाले से जो गुमगू की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तो बड़ा क्लियर स्टांस है। वो कहते हैं कि ठीक है 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो ना फरवरी में हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप लोग कहते हैं कि फरवरी में हो जाएंगे तो आप लोगों के पास क्या गारंटी है जिससे आपको लगता है कि फरवरी में हो ही जाएंगे, और अगर फरवरी में भी ना हुए तो फिर PMLN क्या कहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, प्रेसिडेंट साहब ने जो लेटर लिखा था उसके ऊपर जो केयर टेकर लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करना नई लेजिस्लेशन के बाद ईसीपी का जो है वो उसमें रोल है और ईसीपी जो है आईनी तौर पे डेट अनाउंस करेगी। हम्म। अब देखें, जो डीलिमिटेशन प्रोसेस है वो एक आईनी प्रोसेस है। सेंसस भी जो है वो भी एक आईनी प्रोसेस है और सेंसस के अंदर डीलिमिटेशन है। अच्छा, अब हमारा भी ओपिनियन यही था जब हमारी मुलाकात ईसीपी से हुई कि आप इस डीलिमिटेशन प्रोसेस को एक्सपेडाइट कराएं। आज मेरे ख्याल से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, काफ लीग के साथ उनका की थी जो मुलाकात, कि वो कोशिश करेंगे कि डीलिमिटेशन प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और फिर उसके 60 दिन बाद इलेक्शन अनाउंस कर दें। अब जो डिले है इलेक्शन का, एक आईनी वजह से है जिसका नाम सेंसस है, जो आइन के मुताबिक है और डिलिमिटेशन हो रही है। जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर कोई आईनी वजह नहीं होगी कि जिसकी वजह से इलेक्शंस डिले हों। जहां तक ये बात है कि तब फंड्स अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, तो इस साल के बजट में फंड्स तो ऑलरेडी एलोकेटेड हैं, तो फंड्स का भी इशू नहीं है। बाकी केयर टेकर जमात का अव्वलीन जो मकसद है वो ये है कि उन्होंने मावनत करनी है। तो मिसाल के तौर पे अगर ईसीपी अनाउंस करता है कि इलेक्शन 60 दिनों में होना है, क्योंकि उन्होंने तो आइन के तकाजे पूरे करने हैं, डिलिमिटेशन और फिर 60 दिन में इलेक्शन, तो क्या वो वजह होगी कि जिसकी वजह से केयर टेकर सेटअप, जो कि जिसका बुनियादी वजह ये है कि उसने इलेक्शन करानी है, वो कहेगी कि मैं नहीं कराऊंगा और उसके पास क्या इख्तियार है कि वो ऐसा करे? कोई इख्तियार नहीं है और ना कोई वजह होगी तब, ना कोई आइन के अंदर प्रॉब्लम होगा कि आप इस वजह से इलेक्शन डिले करा दें, तो इलेक्शन डिले नहीं होने लगे। इलेक्शन जो है डिलिमिटेशन के बाद 60 दिनों में हो जाएंगे। ये मैं समझता हूं कि ऐसा ही। सारा बानो साहिबा, आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन के बाद 60 दिन में हो जाएंगे और 4 महीने डीलिमिटेशन के और 60 दिन उसके बाद तो फरवरी में जाके इंतखाबात हो जाएंगे? पीएमएलएन का जो मौक़िफ़ है आपको लगता है ठीक है, दुरुस्त ऐसे ही होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, ये पीएमएलएन का नहीं है, बाकी जमातों का भी यही मौक़िफ़ था। अब मुझे नहीं पता वो अपनी बात से क्यों मुकर गए हैं, क्योंकि जिस वक़्त असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो उसके वेरी नेक्स्ट डे जिस वक़्त हम लोग आ रहे थे, तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहिबान बता रहे थे 15 फरवरी कि इस तारीख पर इत्तेफ़ाक हुआ है। लेकिन अब ये जमातें जो कर रही हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही। और वैसे भी आइन आइन है कहाँ, पहले मुझे ये बता दीजिए। अगर आइन की शुरू की शिक पढ़े तो मुझे तो मेरे बुनियादी हकूक ही नहीं मिले। मैं तो उस जो आइन है मैं उससे तो आगे जा ही नहीं पा रही। आगे मैं जाके देख के क्या, तो मुझे ही मेरे बुनियादी हकूक नहीं मिले। और उसके बाद पंजाब और केपीके में हमने देख लिया था। अभी आपने कहा कि 14 मई का फैसला आ गया, अगस्त में कहा कि 14 मई को इलेक्शन है। आगे सन भी पा देते कि 2024 या 2025, यानी कि जो वक्त गुजर चुका उसका फैसला अभी आया। तो ये तो हाल है हमारे मुल्क में। और दूसरा, सारी जमातों को सब्र करना चाहिए। नून लीग ज़ाहिर है सब लोग इत्तेहादी जमातें थी और इनका आपस में यही बाहमी मुशावरत थी। और ज़ाहिर है जिस वक़्त सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए थे सदर साहब से लेकर, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, सीसीआई की मीटिंग थी, सबने यही बात की थी कि डिलिमिटेशन के बाद ही होंगे। तो ऐसे ही होंगे। मैं तो कहती हूँ कि होने चाहिए इलेक्शन। तो वो कहते हैं ना कि जो जमहूरियत की नमाज है, जो इलेक्शन है वो वज़ू है, बिना के नमाज अदा नहीं हो सकती। लेकिन प्लीज़ इस इलेक्शन के साथ आप साफ शफाफ भी लगा दें तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि 2018 में हमारे साथ जो कुछ हुआ था, हम नहीं चाहते कि ये 2024 में भी हमारे साथ वही हो। तो सर ऐसे ही होगा। और अगर इससे आगे भी चले जाते हैं तो एग्जाम्पल तो सेट हम कर चुके हैं ना। तो आईनी रूल से, वो तो आप कहें ना कि वो क्या कहते हैं, वो जो कौमें होती हैं जिनमें ये सारी खूबियां होती हैं, वो तो हम रहे नहीं, हजम हो जाएगा इससे भी आगे जाते हैं तो। और बात है कि जाहिर है हम कहें ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसे ही है। अब मुझे नहीं पता, नून तो अपने स्टैंड पे कायम है जो उन्होंने पहले दिन से कहा था। बाकी इत्तेहादी जमातें क्यों अपना चूरन बेच रही हैं, ये मुझे पता करना पड़ेगा। या सिंध के हालात देख के, सिंध में थोड़ी सी हवाएं आजकल तेज चल रही हैं, मौसम बदल चुका है, तो कह रहे हैं कि उस ठंड कि कहीं पाला ना पड़ जाए, और पाला ना पड़ जाए ना, पंजाबी वाला भी तो उर्दू वाला भी। तो इसलिए वो चाह रही है कि अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। मगर मेरा सवाल उनसे ये भी था कि 90 दिन क्यों, 60 दिन क्यों नहीं?
क्यों 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व के आपने एक वो रास्ता दिया कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे? तो ऐसे ही है, आधी बातें सही बिल्कुल नहीं ठीक है। राना साहब, एक तरफ तो हम मईशत को देखते हैं, उसकी जो हालत है वो सर्टनली परेशान कुन है। मिसाल के तौर पे मैं इंट्रो में जो डॉलर की बात कर रहा था कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद 320 पे डॉलर और यहाँ पे 324 पे ओपन मार्केट में आज डॉलर चला गया। दूसरा मैं देख रहा था कि हमारे जो कौमी असासे मिसाल के तौर पे PIA, उसकी एक ख़बर मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें लिखा हुआ था जी कि FBR ने PIA के 13 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। बाद में खबर भी आई कि PIA ने कहा है कि वो तकरीबन 8 अरब रुपए के एक्साइज ड्यूटी पे करनी थी, वो हमने कर दी है या करने वाले हैं, तो ये बहाल हो जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन ये हालत है हमारे कौमी इदारों की जो कि असासा हैं, एसेट्स हैं। डॉलर आपके सामने है, पेट्रोल से लोग पहले ही परेशान थे, उसकी खबर आने वाली है मज़ीद के परेशानी शायद बढ़ सकती है उसकी कीमत में इजाफे के बाद। बिजली के बिलों को लेके लोग वैसे ही सरापा एहतजाज हैं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या ये बेहतर ना होता कि जितना जल्दी इलेक्शंस हो जाएं और एक मुस्तहकम हुकूमत आ जाए जो कि अवाम का मैंडेट लेकर आए और वो फिर कोई ठोस डिसीजंस ले सके? क्या ये बेहतर सिचुएशन ना होती? या फिर ये जो अब 4 महीने एक और फिर 2 महीने एक, कुल मिला के 6 महीने केयर टेकर सेटअप के जो कि डायरेक्टली इलेक्शंस के ज़रिए से नहीं आए हैं, फिर इनको कुछ इख्तियार तो दे दिए गए वो जो अमेंडमेंट की थी आप लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद एक रेगुलर गवर्नमेंट की अथॉरिटी तो ये लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये 6 महीनों में कितना और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डैमेज हो सकता है मुल्क को इलेक्शंस ना होने की वजह से? जो PIA की बात है ना, वो एक जो वजीर था जिसने इतना बड़ा छक्का मारा कि उसने कहा कि 250 जो पायलट है वो जाली लाइसेंसेस के ऊपर और फिर निकला शायद 25-30। उस एक छक्के ने पूरी PIA के रूट्स जो हैं वो बंद करा दिए, चाहे वो यूरोप के रूट्स हों या दीगर जगहों के रूट्स हों। और वो अब तक वो जो है वो उसकी बहाली का जो है वो चैलेंज चल रहा है। और अगर वो उस रूट्स बंद होने का आप नुकसान कैलकुलेट कर लें तो ये तो मैं ताज जो है वो उस वजीर को और उस हुकूमत को दूंगा जो इस चीज और प्रोपेगेंडे के पीछे थी कि हम किसी तरीके से साबित कर दें कि चोरी ही चोरी थी, और खुद उन्होंने इस छक्के से इतना नुकसान जो है वो पहुंचा दिया। बाकी देखें, अभी आप जो इस वक्त जो आप पास ऑप्शन है हुकूमत के पास, अगर आप तवक्कुफ करें, सायरा बानो साहबा कुछ ऐड करना चाह रही हैं, मैं उनका सिर्फ कमेंट ले लूं, देन आई विल कम बैक टू यू इमीडिएटली। जी सायरा बानो साहबा। राणा साहब बता रहे हैं, फिर मैं बता देती हूँ। वो बहुत सारे छक्कों का जिक्र कर रहे थे, तो आप उनसे कर लीजिएगा। मेरी थोड़ी चलें जी राना साहब, प्लीज कंटिन्यू। दूसरा देखें, जो केयर टेकर सेटअप है उसके लिए जो चैलेंज है वो यही है कि उसने स्टैंड बाय एग्रीमेंट को जो है वो मुकम्मल करना है, और अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उसने भी स्टैंड बाय एग्रीमेंट को मुकम्मल करना है। जी जी। तो ये चैलेंज जो है बिल्कुल। और देखें, हम तो नहीं कह रहे कि आप इलेक्शंस को आगे लेके जाएं, कोई हमारी ऐसी डिमांड नहीं है कि इलेक्शंस ना हो। अब तो एक जो मसला है वो ये आईनी मसला है जो लेकिन राना साहब सवाल ये पैदा होता ना कि डीलिमिटेशन अगर इतनी जरूरी थी तो ये पहले क्यों नहीं कर ली गई? बैरिस्टर साहब देखें, अब तो इस वक्त जो सूरत हाल है ना, मैं भी डिमांड करूं, आप भी डिमांड करें, PTI भी डिमांड करे, पीपल्स पार्टी भी डिमांड करे, जो आईनी जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो CP ने करनी है कि डीलिमिटेशन वो कितनी जल्दी कर सकते हैं, और उसके बाद इलेक्शन का अनाउंस करना है। एक दूसरा हल ये बात ठीक है आपकी, लेकिन इफ यू मे अलाउ मी, बात आपकी ठीक है कि करना ECP ने, लेकिन सर जब आप लोग ये बात कहते हैं ना कि ये ECP ने करना है, आज भी निगरान वजीर आजम ने बोला है कि जी इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करना है, लॉ मिनिस्ट्री ने लिख दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है इंतखाबात के हवाले से तारीख देने का। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कौन सा अनब्राइडल्ड अनफेटेड किस्म का राइट या अथॉरिटी है जिसको जैसे मर्जी एक्सरसाइज करे? इट इज अ लीगल बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। उनका कोई डोमेन है ना जिसके अंदर रहते हुए उन्होंने काम करना है, और अगर वो उसके अंदर नहीं कर रहे हैं तो उनकी गलती है। ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से जब चाहे इलेक्शंस करवाए, जब चाहे ना करवाए, शेड्यूल में जो चाहे तब्दीली कर दे? ऐसा तो कोई इख्तियार नहीं है ECP के पास। नहीं बैरिस्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, और ना ECP ऐसा कर रही है। ECP आइन के मुताबिक सेंसस की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है और उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो कौन कह रहा है? सर
आईन ही कहता ना 90 दिन में होने चाहिए इंतखाबात। नहीं, देखें आइन सेंसस के बारे में, और बाय द वे डीलिमिटेशन इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हो रहा है। देखिए मैं वही जो डीलिमिटेशन है उसके बारे में भी जो है वो मामला बड़े क्लियर हैं। अगर किसी को लगता है कि ईसीपी आइन तोड़ रहा है और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो कोर्ट खुले, कौन रोक रहा है? कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुका है, कोर्ट उस पर फैसला कर ले। सही है जी साहिबानो साहब, जी कोर्ट्स खुले हैं, अदालतें खुली हैं, जज साहिबान बैठे हैं, इंसाफ हो रहा है। किसी को लगता है आइन की पामाली हो रही है, अदालतों में जाएं, दरखास्त दायर करें, इंसाफ लें। बिल्कुल, अगर इतना इंसाफ का निजाम अच्छा होता तो अभी जो इन्होंने बात की है पीआईए का, तो पीआईए को जिसने लूटा, जिसने टर्किश एयरलाइन को प्लेट में रख के पीआईए के रूट दिए, वो भी आज कटहरे में होता। और जो ये कह रहे किसने हैं कि दिए? वजीर साहब ने, किसने दिए टर्किश एयरलाइन ये को? नून गो स्लो पॉलिसी भी हुई थी और ये सारे हमने रूट्स ट्रे में रखकर दे दिए। और इन्हीं के दौर में न्यूयॉर्क सेक्टर भी बंद हुआ था क्योंकि किसी की ख्वाहिश थी कि शायद उनका जहाज वहां पर जाए, लेकिन वहां पर न्यूयॉर्क में जाने के लिए किसी भी एयरलाइन को ग्रैंड फादर क्लियरेंस की जरूरत है। चले आप पिछली बातों को छोड़ दें, अभी उन्होंने कहा वजीर साहब ने बयान दिया। मैं 12 बोल चुकी हूँ कि अगर मैं होती तो शायद उस दिन मैं शायद कोई चीज उठा के मार देती उनको कि उन्होंने जो बयान दिया। लेकिन बैरिस्टर साहब वो कहते हैं ना कि बोल हम रहे हैं, शब्द किसी और के थे। वो रिपोर्ट किसने बना के दी? अरशद मलिक साहब ने। अरशद मलिक साहब को कौन लेकर आया वो भी इनको पता था। बंदा इनकी हुकूमत होते हुए भी यहाँ पर था। जाने क्यों दिया? जाने क्यों दिया कि वो एक अभी भी जिस वक्त इनके पास, इनके वजीर के पास 2-2 कलमदान थे, शायद कोई और इतना कॉम्पिटेंट बंदा इनकी पार्टी में नहीं था कि जिसको पीआईए या रेलवे अलग अलग करके दे दिया जाता। उन्होंने एक समरी पे साइन किया था जिसमें था कि कैडेट पायलट या रेटेड पायलट। कैडेट पायलट वो होता है कि जो नया नया जैसे फ्लाइंग क्लब से आते हैं अपने आर्स पूरे करके। रेटेड पायलट का मतलब है आप एयर फोर्स के रिटायर्ड पायलट अगर वो सीपीएल और एएलटी कर ले तो आप उसको भी भर्ती कर सकते हैं। तो क्या अगर आपके वजीर साहब को रेटेड और कैडेट पायलट ये पायलट्स का मतलब नहीं पता था तो क्या उस समरी पे साइन करना जरूरी था? और ये सारी प्री प्लानिंग थी। अच्छा चले मैं जरा इसका जवाब लेता हूँ राना साहब से। राना साहब से जवाब लेते हैं इसका। 8 to 40% इन्होंने टैक्स कर दिया था और एक 8 लाख अगर पायलट कमा रहे तो उसमें से 4 लाख या 3,80,000 रुपए टैक्स देता था। और वो मजबूर होके ये मुल्क और ये एयरलाइन छोड़ के चले गए और हमने रास्ता हमवार कर दिया किसी और के लिए। तो खाली एक वजीर चले मुझे इन बातों का जवाब लेते हैं राना साहब से, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सवालनामा। जी राना साहब, ये टर्किश एयरलाइन को किसने दिया था रूट? और वो जो कह रही थी कि अरशद मलिक साहब जो थे वो आपके दौर में भी रहे हैं, तो इन बातों का क्या जवाब है? देखिए मैं तो पहली दफा ये चीजें सुन रहा हूँ। अगर ऐसा था तो इनके पास अच्छे खासे 3.5-4 साल थे, उसमें इन चीजों के ऊपर कार्रवाई करते और अगर कोई था मामला तो उसको पकड़ते। लेकिन मैंने तो बड़ी सिंपल सी बात की है कि जब वो असेंबली में बयान दिया गया उसके बाद आप देख लें कि कितने रूट्स आपके बंद हो गए और कितने लॉसेस आपने एक्यूमुलेट कर लिए। और बाद में वो जो इस हक और सच की वो असेंबली में बात कर रहे थे उसकी हकीकत क्या निकली कि कितने पायलट्स के पास जो है वो लाइसेंसेस जो थे वो डूबियस थे। तो वो ये चीजें तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज भी आप उसी को कवर अप कर रहे हैं और पीआईए को ना तलाफी नुकसान हुआ जो हिस्टोरिक था। ये हिस्ट्री का हिस्सा है। सारा साहब आप कुछ कहना चाहती? वहाँ वो अब ये नहीं आप कह सकते कि वो उसी दौर में खाली नुकसान हुआ था, जितनी वो भर्तियां हुई थी कि वो आप पहले भी नुकसान होता था। आपने लोगों का जी पहले भी नुकसान होता था, मैं मानता हूं, लेकिन वो उसके बाद तो बंद ही हो गया ना। पीआईए कहाँ नहीं जाती होती थी। पीआईए के पास जो ग्रैंडफादर क्लियरेंस थी वो न्यूयॉर्क की 5 स्टेट में जाने की थी, शिकागो भी जाती थी, वॉशिंगटन भी जाती थी। लेकिन हमें अपने मुफादात ज्यादा अजीज थे और ये जो मैंने आपको बता दिए इनके पास इंक्वायरी का पूरा मौका था। मैंने भी अपनी आवाज हर फोरम पर उठाई। इस सिलसिले में मेरी 4 दफा मुलाकात खान साहब से 1 to 1 भी हुई और उसके बाद अरशद मलिक साहब से भी हुई। लेकिन वही बात है कि निकाल खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है, तो ऐसे कुछ हुआ था।
राना साहब, ये खबर एक और आई है आज सेहत कार्ड के हवाले से कि निगरान हुकूमत ने फ्री ऑपरेशन की सहूलत ख़त्म कर दी। पित्ते, अपेंडिक्स और हर्निया समेत कई ऑपरेशन पर मरीज़ को 30% अदायगी करना होगी। तो अगर कोई काम अच्छा हुआ था पिछले दौरे हुकूमत में और उसका एक आम आदमी को फ़ायदा था, जो कि आजकल वैसे ही बड़ा परेशान है इन्फ्लेशन रेट को लेके और पेट्रोल और बिजली और गैस की कीमतों को और अशाए खुर्दनोश की कीमतों को लेकर, तो सिर्फ ये नहीं कि लो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ या वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास, बल्कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत थी। क्योंकि प्राइवेट हस्पतालों में तो इलाज बहुत महंगा है, डॉक्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, एक कमरा अगर आपने लेना हो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें निगरान हुकूमत, पहली चीज़ तो ये कि जो फंडामेंटल राइट, रियासत की ज़िम्मेदारी अगर कोई मिल ही गया था गलती से पिछले दौरे हुकूमत में किसी में, तो उसको ख़त्म करिए और फिर ख़त्म भी निगरान हुकूमत करी है जिसका मैंडेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन करवाने के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये अंडर व्हाट अथॉरिटी ये ख़त्म करें? जी बैरिस्टर साहब, जो यूनिवर्सल हेल्थ है ना जी, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि यूनिवर्सल हेल्थ हो, कार्ड हो और उसके जरिए इलाज हो जाए, लेकिन उसको फाइनेंस भी करना होता है। ये जो पीटीआई ने किया, ये एक पॉलिटिकल स्टंट था जो बड़ी मिसमैनेजमेंट के साथ लॉन्च किया गया। आपने हेल्थ कार्ड, पूरी कौम को कहा कि आपका मुफ्त इलाज होगा, हर एक को हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी अलाउड है। उसको फंड कैसे करना है आप? उसकी प्रोजेक्शंस क्या हैं? 5 साल, 10 साल, कोई प्रोजेक्शंस नहीं थी, कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं था। तो कहाँ से पैसे दे रहे थे? यानी कि तो कहाँ से पैसे दे रहे थे? आपके डेवलपमेंट फंड से दे रहे थे। और जब जाहिर सी बात है, जब तंगी हुई है, अभी जब मईशत जो है वो तंग है, डेवलपमेंट फंड वो जो कि जैसे मिसाल के तौर पे जाते हुए आप लोगों ने वो वाला डेवलपमेंट फंड जो जाते जाते आप लोगों ने 50-50 करोड़ रुपया एक एक एमएनए को या पार्लियामेंटेरियन को दिया आपने कि ये लो अपने हल्के में डेवलपमेंट कराओ, उस डेवलपमेंट फंड में से? नहीं, ये सूबों के डेवलपमेंट फंड से हेल्थ कार्ड जा रहा है, सूबों के डेवलपमेंट फंड से जा रहा है। एमपीएस को, जो अगर सूबों के डेवलपमेंट फंड से जो एमपीएस को, मेरी बात नहीं मैं तो सवाल पूछ रहा घर तो हूँ। नहीं लेके जाते। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ घर लेके जाता हूँ, मैंने तो सवाल पूछा आपसे कि जो डेवलपमेंट फंड एक एमपीए को मिलता है जो कि अदरवाइज लोकल बॉडी में जाना चाहिए, उस डेवलपमेंट फंड में से हेल्थ कार्ड की पेमेंट हो रही थी, बड़ी ज्यादती है वैसे। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि वो फंड जो है लोकल बॉडीज को जाना चाहिए। लोकल बॉडीज को किसने बंद किया पंजाब के अंदर? ये पीटीआई ने बंद किया। वो अलग एक डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैं एग्री करता हूं कि वो फंड भी जो है वो जाते हैं, हर साल जाते हैं, कोई पहली दफा नहीं जा रहे कि इस दफा पहली दफा गए थे। लेकिन बात ये है, मैं इसके हक में हूं। इसका फाइनेंशियल मॉडल मुझे बता दें, मैं इसके हक में हूं। सर फाइनेंशियल मॉडल अगर मैंने ही बताना है, मिसाल के तौर पे अगर ये फाइनेंशियल मॉडल मैंने ही बताना है, तो मैं यहाँ पे क्यों बैठा हुआ हूँ? मुझे आप बिठाएं फिर किसी कुर्सी पे जहां पे मेरे पीछे भी हूटर लगे हो, प्रोटोकॉल हो, अथॉरिटी हो, फिर मैं बताऊंगा आपको फाइनेंशियल मॉडल। लेकिन मेरा काम ये फाइनेंशियल मॉडल आप लोगों ने बताना है। आपने 16 महीने हुकूमत की है सर, आप लोगों ने बताना है फाइनेंशियल। एग्जिस्ट करता था जब पीटीआई ने इसको लॉन्च किया, तो कोई फाइनेंशियल मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता था। उन्होंने इसकी प्रोजेक्शंस नहीं की कि इसको हर साल आपने फाइनेंस कैसे करना है। एक पॉलिटिकल स्टंट था। एक टाइम पर आप ये भी क्लेम करते रहे राना साहब, यूरोप देखिए, मैं कह रहा हूं यूरोप में कोलैप्स हो रही है, कनाडा में कोलैप्स हो रही है। ठीक है, आ जाते हैं यूरोप अमेरिका में और भी बहुत कुछ हो रहा है, वो सब कुछ इधर भी हो जाए तो भी अच्छा होगा। लेकिन मेरी बात सुन लेना, पीएमएलएन ये आर्ग्यूमेंट भी देती रही है कि ये जो इनिशिएटिव था हेल्थ कार्ड का, ये असल में तो मियां नवाज शरीफ का था। ये आप लोग ये भी कहते रहे हैं। तो पहले ये ज़हन बना लें कि हेल्थ कार्ड ही गलत है या फिर ये नवाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव था। वो भी तो आप लोग खुद कहते रहे कि उनका इनिशिएटिव था, उन्होंने शुरू किया था, तो बाद में उसके ऊपर बिल्ड कर लिया पीटीआई ने। नहीं, देखें, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, वो तो ताहिरुल कादरी साहब ने कहा था कि हर एक को एक एक घर दे देना चाहिए जो बेघर है। वो भी बड़ा अच्छा मॉडल था, मैं उसके साथ। देना कैसे? यानी कि कहने का मतलब हम यहाँ जो है, अब हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है, हमारे एक क्राइसिस चल रहा है। मैं एग्री कर रहा हूं आपसे कि मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड हो। फाइनेंशियल मॉडल नहीं एग्जिस्ट करता। पिछले दौरे हुकूमत में कितने घर बनाए थे सायरा बानो साहिबा?
कितने घर बने थे वो जो पिछले दौरे हुकूमत में 50 लाख का वादा था, वो कह रहे हैं कि मुफ्त घर देंगे। चले ताहिरुल कादरी साहब तो आजकल अब नजर ही नहीं आते ना सर, वो तो अपनी दरस तदरीस की एक्टिविटीज में मसरूफ हैं, तो वो नज़र नहीं आते सियासत में। तो मैं बड़ी दफ़ा उनको, उन लोगों को, उनसे जब भी मुलाकात होती है उन्हें कहता हूँ कि आप लोग किधर हैं, वो कहते हैं जी हम तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की तैयारी इतनी लंबी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सायरा बानो साहिबा, वो घरों का वादा हुआ था कि 50 लाख घर देंगे, उसमें से कितने बनाए थे? एक तो वादा मैंने नहीं किया था, लेकिन वो बने थे, इसलिए कि उसका इफ्तिताह हुआ था और वो कुछ था, ग्राउंड पर कुछ था। मैंने अभी जाकर इसको वो ऐसा देखा नहीं। आप हेल्थ कार्ड की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा ना कि वो उन्होंने कोई प्लान नहीं था कि फंडिंग कैसे होनी है, तो भाई ये तो उनके पास होता ना, रहने दे देते ना। 5 साल किसी वजीर आजम को तो ये तारीख में पूरा करने दे दे, ताकि जो उससे हिसाब मांगा जाए वो 5 साल बाद का मांगा जाए। और घर के सरबराह को पता होता है कि पैसे कहाँ से पूरे करने और कहाँ से नहीं करने। और दूसरी बात आपने क्या कही थी? हेल्थ कार्ड की भी बात हो रही थी, और हेल्थ कार्ड की भी बात हो रही थी। हेल्थ कार्ड उसके पैसे इन्होंने कहा डेवलपमेंट फंड से, जी डेवलपमेंट फंड जो अरबों। और मजे की बात ये है कि बैरिस्टर साहब जाते जाते एक बिल भी आई थी, एक वो आया था कि ये जो पैसे हैं वो लैप्स भी नहीं होंगे, यानी कि जून के महीने में जब सब क्लोजिंग वगैरह होती है फाइनेंस उसका, तो वो पैसे लैप्स हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट उसमें वो होते हैं। ये इतना पक्का काम करके गए हैं कि वो पैसे लैप्स नहीं होते। अगर ये PWB का डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाए और इसको दूसरी किसी सतह पर ये फंड इस्तेमाल हो, तो मैं कहती हूँ कि ये जो करप्शन का रास्ता ये बंद हो जाए और कोई पैसे वैसे पूरे नहीं लगते। आप कभी इनके PC1 इस PWB के और आप इनका हिसाब किताब देखें। आपने अभी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि 1 किलोमीटर की सड़क जो है वो 2-2 करोड़ में बन रही है, 3-3 करोड़ में बन रही है। पता नहीं अब उसमें सोने की तारें डालनी थी या पिघलाकर चांदी डालनी थी, इसी किस्म के ये पैसे। तो अगर फंड्स के पैसे हेल्थ कार्ड में लग रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी अगर सब्सिडी देनी है बिजली के बिलों में, तो लाइए जो 9 अरब रुपए और 10 दियों में इतनी सारी सब्सिडी, 80 अरब पहले आपने बिस्प को दे दिए, जो कि सिंध में किसी को मिले भी नहीं। 5-6 घरों के अभी मैंने देखा था कि दिए, बट वो भी NGOs ने बनाकर दिए, जो कि हमने सारे पैसे गड़बड़ कर दिए कि समझ ही नहीं आया कि सिंध गवर्नमेंट ने कौन से दिए, वफाक के पैसे कहाँ पर हैं। 25 अरब जाते जाते भी सिंध आप लोगों से लेके गए, तो वो आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते थे। ये रोड्स तो नहीं है, वहां पर तो रेट है 10%, बलोचिस्तान में 20%, बन्नू की तरफ चले जाए तो 25%। तो वो पैसा तो जेब में जाता है, वो लगता तो नहीं है। और वो रोड, जरा सी बारिश हुई और उसके बाद वो रोड रास्ते बह गए, उसके बाद अगले 5 साल में फिर कमर कस लेते हैं, वापिस से वही फाइलें लेके खड़े हुए होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि MNA का काम लेजिस्लेशन करना होता है, ये किसने आप लोगों को गटर और ये जो के पीछे लगा दिया। ये जो रेट्स की बात आप कर रही हैं, 10%, 20%, 25%, आजकल भी यही रेट है? जी, आजकल जब मैं तो लोगों से वहां पर सुनती रहती हूँ कि यही है, जिसका जितना पावर, जिसका आपकी वहां पर जान, मतलब वो कहते हैं ना पंजाबी की कमर, जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ मजबूत डंडा उन्ना तुसी वो कर सकते हो। और नीचे से ऊपर तक सब चीफ इंजीनियर इस पोस्ट के लिए करोड़ों रुपए देके इस पोस्ट में आया जाता है। NHM में जितनी करप्शन इस 16 महीने में हुई है, कभी हुई नहीं इलेक्शन। यहाँ पर तो लोगों की पोस्टिंग के पैसे, अफसोस किसी ने ये 16 महीने PDM के 16 महीने? जी, PDM के 16 महीने। राना एहसान साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो कह रही हैं कि जितनी करप्शन इन 16 महीने में हुई है PDM के दौरे हुकूमत में, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब इसका जवाब ले लेना, बड़ा सिंपल सा जवाब है। जब 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी थी तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 117 पे थी, और जब PTI का दौर आया तो वो 140 पे चलेगी। तो दुनिया के मुताबिक, जो दुनिया करप्शन को मेजर करती है, PTI की हुकूमत जो है वो करप्ट तरीन हुकूमत थी। अब ये यहाँ आके कोई बैठ के कहे कि जी बड़ी करप्शन हुई, रिकॉर्ड करप्शन थी, आ लेने दें इंडेक्स, देख लेते हैं कि बड़ी या कम हुई। लेकिन मैं नहीं समझता, अगर हुई है करप्शन तो गलत हुई है, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए और पकड़ दकड़ होनी चाहिए। लेकिन क्या इसके सबूत हैं, क्या है, ये तो तहकीक होगी। अब मुझे तो नहीं पता इन सारे मामलात का जो ये बता रही हैं, ना मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिससे मैं कहूं कि ऐसे नहीं हुआ था या वैसे नहीं हुआ था, क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स को मैं तो नहीं देख रहा था। लेकिन करप्शन
परसेप्शन इंडेक्स ये कहती है कि पीटीआई के 4 साल का दौर जिसमें सायरा बानो साहब जो थी वो उसकी कोalition पार्टनर थी, वो करप्ट तरीन हुकूमत। सायरा बानो बिल्कुल सही। लेकिन आवाम अभी देखिए 16 महीने में इतनी अच्छी हुकूमत आई और आज लोग खुदकुशी और सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए, बल्कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अपने कल्ले पीट के एहतजाज में शामिल हो रही हैं। आप 16 महीने पे तो आए नहीं राना साहब, जो 16 महीने के मामलात हैं उसके ऊपर आपने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। देखिए 16 महीने जो है वो बड़ी मैं उसको अगर बताऊं कि ये जो बिजली का मामला है, ये सिंपली पुट कि जो 1100 अरब का जो सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर में, जो 72 सालों में 1100 अरब पे गया, वो 4 सालों के अंदर जो है वो 2500 अरब पे चला। 16 महीने पे अब कितना गया? IMF का मुआवजा 16 महीने पे कितना गया? 16 महीनों में 250 अरब और बढ़ा और 2700 अरब के ऊपर जो है। और बैनुल अक़वामी कर्ज 16 महीने में कितना बढ़ा? और इन्फ्लेशन रेट 16 महीने में कितना बढ़ा? और ग्रोथ रेट 16 महीने में कितना कम हुआ? और शरह सूद कितनी बढ़ी 16 महीने में? सुन लेना जी, ये सारा कुछ मैं एक एक का जवाब देता हूं, लेकिन पहले पावर का सुन लें कि जब ये 2500 अरब पे गया और 16 महीनों में 250 अरब और बढ़ा, तो दुनिया ने कहा कि हम आपके साथ जो है वो कोई आपकी फाइनेंसिंग नहीं करेंगे जब तक आप इस सर्कुलर डेट को नहीं रोकते। तो या आपके पास दिवालियापन था या आपको जो है एनर्जी प्राइस की रीबेसिंग करनी थी, जो 2 दफा जो है स्किप कर दी गई पीटीआई के दौर में। तो ये वो नतीजा है कि जब आप मुल्क को बिल्कुल ट्रैप कर लें तो आपको फिर ये मुश्किल वक्त से तो फिर 16 महीने में उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? मैं तो बता रहा हूं, हमने वो फैसले किए जो अनपॉपुलर थे, लेकिन मुल्क को दिवालियेपन से निकालना था, तो वो हमने फैसले किए। दिवालिया होने से बचाया उन्होंने सायरा बानो साहब। ये एक अचीवमेंट है। नहीं, आप देखें कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट करता, जैसा कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था, तो 320 रुपए पे डॉलर चला गया श्रीलंका में। तो इन्होंने अभी डिफ़ॉल्ट से बचाया तो 324 पे है अभी हमारे यहाँ पे। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। जी जी बताएं। कि जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं, तो फिर आपकी इंपोर्ट्स बिल्कुल ब्रेक लग जाती है, बंद हो जाती है। और फिर आपको सिर्फ उतना ही डॉलर आप खर्च करते हैं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर अभी भी अगर पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो कि हम अभी पेट्रोल जो है वो ना इंपोर्ट करें, कि गाड़ियां बंद रुक जाएं, तो फिर आपकी इंपोर्ट अगर कर्ब कर लें 10-20 अरब डॉलर से, तो फिर आपके भी जो है वो रिजर्व्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको मईशत को ब्रेक लगानी पड़ती है इस काम के लिए। जो पिछला साल जो इंपोर्ट कंप्रेशन हमने की, क्योंकि हमें IMF से नहीं वो मुआहदा हो रहा था, तो उस वक्त हमें ब्रेक जो लगानी पड़ी कि हम इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं और इंपोर्ट्स को कर्ब करें, ताकि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस या करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको कम से कम करें, तो फिर लो ग्रोथ हुआ। तो ये ऑप्शन तो आज भी अवेलेबल है कि आप जो है वो बिल्कुल मईशत का गला घूंट दें, नेगेटिव ग्रोथ पे चले जाएं और आपका जो मुल्क है वो डिफॉल्ट से बच जाएगा और आपकी करेंसी अप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सायरा बानो साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएँ तो मईशत पे बात करें। वेलकम बैक टू सवालनामा। मुझे ज्वाइन किया है शब्बर जैदी साहब ने, हमारे माशियात हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शब्बर साहब, ये डॉलर की आज भी खबर है कि उसमें उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और ओपन मार्केट में 324 पे कीमत पहुंच गई है और श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट के बावजूद वहाँ पे 320 पे है, तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट से बचे हैं तो 324 पे है। स्टॉक मार्केट की खबर ये है कि मंदी है, वहाँ पे अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली के बिलों को लेके अवाम वैसे ही परेशान है। पेट्रोल के हवाले से खबर आ रही है कि चंद घंटों में मुमकिन तौर पे कीमत में इजाफा हो सकता है। हुकूमत ऊपर निगरान बैठी हुई है, इलेक्शंस अभी 6 महीने दूर हैं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं आप? और ये जो 6 महीने निगरान हुकूमत के हैं, ये और भी टफ हो सकते हैं आपके ख्याल में? खुशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप याद हो, मेरी और आपकी डिस्कशन हुई थी बहुत पहले और मुझे किसी भी चीज पर हैरानी नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा था जी, और इसमें मुझे कोई परेशानी भी नहीं है और ना हैरानी। और ये सब चीजें अपने नेचुरल कोर्स में जा रही हैं और अगर हमने अपने रवैये सही नहीं किए तो ये जाती रहेंगी। अब मैं आपको बारी बारी बताऊं,
डॉलर की बात जो जहां तक आपने की है उसकी बुनियादी वजह ये है, इसमें बुनियादी वजह ये है कि एक्सपोर्टर को ये नजर आ रहा है कि डॉलर की प्राइस आगे और बढ़ने वाली है, तो वो अपने पैसे नहीं ला रहा है पाकिस्तान। ठीक है, ठीक। और ईरान से आप पेट्रोल ले रहे हैं, स्मगल हो रहा है, और अफगानिस्तान से आप कोल स्मगल हो रहा है। उसकी प्राइसेस आप डॉलर से ओपन मार्केट से कर रहे हैं, बाजार से बाय कर, तो वो प्राइस की वजह से डॉलर की प्राइस रोजाना बढ़ती जा रही है, मार्केट से डॉलर उठा लेते हैं वो। तो ये 3 वजूहात हैं जो आपके सामने पड़ी हुई हैं। इन वजूहात के साथ आपको ये भी डिसाइड करना है कि आगे आपको बोरो करना है 88 बिलियन डॉलर मार्केट से। तो कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो हमारे रुपये को स्टेबलाइज कर सके। तो अगर हम जज्बात में आकर या सिर्फ बातों में कह के स्टेबलाइज होगा तो वो नहीं होगा, इसलिए ये पोजीशन आपके सामने है। और अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है कि हम अपनी इंपोर्ट को ऑफिशियल या अनऑफिशियल बैन लगाएं और डिमांड फॉर डॉलर को कम करें, स्मगलिंग को रोकें, इस ऑयल की, पेट्रोल की भी और कोयले की भी, और मईशत को चलाएं, अदरवाइज ये चीज खत्म हो जाए। दूसरी बात, जहाँ तक बिजली का सवाल है, उसमें भी अब आप याद करें कि जो कहते थे कि हम पावर लोड शेडिंग, आज 42,000 की कैपेसिटी है, 41 से 42,000 की कैपेसिटी है, 28 और 29,000 आप प्रोड्यूस करते हैं, 12,000 का फिक्स कैपेसिटी चार्जेस आप दे रहे हैं उन पावर प्लांट्स को जो आपने अपने दोस्त मुल्क, अपने बरादराना मुल्क चाइना से लिए थे, उनको कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, उनके बड़े बड़े लोनों की रीपेमेंट कर रहे हैं डॉलर में, और आप एक तरह से उनके हाथों मोर्गेज हो चुके हैं और वो आपको कोई किसी किस्म का कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो 12,000 का आपने फिगर दिया है, ये कितने पैसे बनते होंगे इन 12,000 के जो कैपेसिटी चार्जेस? ये इस वक्त जो तकरीबन उनका जो आप ये लगा लेना कि जो आपका बिजली का रेट है उस पे जो आप दे रहे 1.3 ट्रिलियन का जो आपका सर्कुलर डेट है, ये वही है। तकरीबन आप समझ लें कि एक यूनिट पे तकरीबन अगर आप बिजली का प्राइस इंडस्ट्री 35 रुपए दे रही है तो उसमें से कोई 8 या 9 रुपए जो है वो इस कैपेसिटी चार्जेस के हैं। तो ये कौन भुगत रही है? आज आपने नेपरा का स्टेटमेंट्स पढ़ लिया जिसने लिखा है कि साहिवाल का जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है आज टैरिफ के अंदर। तो आप लोग ये बात करते रहते हैं कि ये आदमी फाइनेंशियली करप्ट है, ये करप्ट नहीं है। उस आदमी को बुला के टीवी पे पूछें जिस आदमी ने साहिवाल में कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाने की इजाजत दी थी, उसको लाए ना सामने। ये डैब में केस हो गया, ये हो गया, बिला वजह की ये FIR आ गई, भाई उसको बुलाओ, उस बंदे को बुलाओ, सामने बैठाओ लाकर, जिसने साहिवाल में कोल बेस्ड प्लांट लगाने की बात की थी। और जो साहब थे वो हमारे साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था नहीं लगाए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने लगाना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके में बिजली बनती हुई नजर आए। तो भाई ये जो कुछ हो रहा है ये तो बिल्कुल मुकाफाते अमल है। अभी तो आपने इसका पहला रुख देखा है, अभी तो आप इंतजार करें कि इसका रुख क्या होगा। अल्लाह से दुआ करें कि ये चीजें नहीं हो, मगर मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बारे में क्योंकि मैं ये सब चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब इन हालात में जो अगली बात मेरी पहले सवाल में थी कि इंतखाबात अभी अगर जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नज़र आ रहा है, हालांकि इंतखाबात का शेड्यूल उन्होंने दिया है नहीं, वो कहते हैं मरदमशुमारी को 4 महीने लगेंगे, उसके बाद 2 महीने। PMLN कहती है कि इंतखाबात में लग जाएंगे 60 दिन में, उसके बाद हो जाएंगे, तो फरवरी की महीने की वो जिक्र करते हैं। यानी कि फिर 6 महीने यही निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत का मतलब कि रेगुलर गवर्नमेंट नहीं है जिसके पास पूरा इख्तियार होता है। वैसे तो ये भी एक डिबेट है कि पिछली हुकूमतें जिनके पास पूरा इख्तियार था, उस पूरे इख्तियार के साथ होते हुए उन्होंने कितना क्राइसिस मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन ये हुकूमत जो कि है ही निगरान हुकूमत और जिसका मैंडेट भी लिमिटेड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इस 6 महीने में कुछ कर सकती है या हालात और ख़राब होते हुए आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये, मैं थोड़ा सा आपको एक और क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। इलेक्शन हो जाते हैं या नहीं होते, जो भी बंदा इलेक्शन के बाद आएगा उसकी हुकूमत मैक्सिमम 6 महीने होगी और वो पाकिस्तान का बदकिस्मत तरीन इंसान होगा, क्योंकि जिस मईशत की तरफ पाकिस्तान जा रहा है उसमें तबाही के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा।
और पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई प्लान नहीं है काम करने का। तो ये तो आप इलेक्शन करके हम इलेक्शन खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, खेलना इलेक्शन होना चाहिए, मुझे कोई डिस्प्यूट इस पे बात नहीं है। जहां तक केयरटेकर गवर्नमेंट का सवाल है, मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज से जो अभी तक मुझे नजर आई है, इनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आती। मुझे तो ये लग रहा है कि ये अपने इख्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं, और अगर ये इख्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं तो इनको रहने का कोई हक नहीं है। और ये 3 महीने बाद चला के जो भी आता है करे। अगर ये देखिए, इनको एक पावर दी गई थी कि ये इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये इकोनॉमिक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डिसीजन की बात करता हूँ, ये ऐलान करें कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर स्टील मिल फेल हो जाएगी, खत्म, और SIFC के थ्रू उसको भेज दें, या PIA का हम फैसला कर देंगे, या ऐसी 2-4 बड़े फैसले करें, या मार्केटों को 6 बजे बंद कराएं, जो भी एक फैसले करना है वो करें। तो अगर ये नहीं करा पा रहे तो इनका मकसद क्या है फिर बैठने का? ये तो देखिए ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को प्रेशर भी नहीं है, नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, मगर मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्शन जीत कर आएगा इस वक्त पाकिस्तान में, वो 6-7 महीने से आगे चल ही नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक उसको इतना मारेगी कि आप सोच नहीं सकते। देखिए, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान के इदारे तबाह हो चुके हैं। पहले ये एक्सेप्ट करें, जब एक्सेप्ट करेंगे तो सही करेंगे ना। अगर आप अपने इस इल्यूजन में रहेंगे कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं और हम चला रहे हैं, तो फिर आपके साथ यही होगा जो हो रहा है सब। बहुत शुक्रिया शबर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सिचुएशन तो वाकई में अजीबो गरीब है, और मौशी एतबार से हम तकरीबन हर रोज़ ही बात करते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। कल मैं जिक्र कर रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे एक सर्वे हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के महंगे तरीन ममालिक की फ़हरिस्त में 18वें नंबर पे है, और ये नाइजीरिया से ऊपर है, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक से ये ऊपर है। तो सिचुएशन तो अजीब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्राइसिस जो है वो आते हैं, क्राइसिस आते हैं, लेकिन क्राइसिस आने के बाद उनको मैनेज करना ज़रूरी होता है। और उस मैनेजमेंट का पहला असूल या पहली शर्त ये होती है कि आप एक हिकमत अमली बनाएं जिसमें आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, तरजीहात पे जो मसाइल हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और फिर उनको हल करने के हवाले से आप कोई तरकीब बनाएं। लेकिन बदकिस्मती से जो सियासी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, उसको देख कर लगता ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबका जो फोकस है वो पॉलिटिक्स पे है, वो सियासत पे है। और व्हेन आई से पॉलिटिक्स आई मीन पावर पॉलिटिक्स पे। और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इशूज़ जो कि डायरेक्टली अवाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में बहुत अहम है, उसके ऊपर सारा फोकस है, उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग भी हो रही है। और जो असल इश्यूज़ हैं अवाम के, उसके ऊपर ना फोकस है, ना प्लानिंग है, ना उस हवाले से कोई सलूशन की बात हो पा रही है। तो आई होप कि सिचुएशन बदले और जो आम आदमी के असल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।